कॉर्डिया पॉडकास्ट में सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। मेरा नाम खुशबू है और मैं वीकेयर डेनमार्क की संस्थापक और सीईओ हूँ। और आज हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश के जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। डॉक्टर विजेंद्र 10 साल से गाजीपुर में जनरल फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक प्रखर प्रवक्ता हैं और वेबिनार्स और सेमिनार्स में चिकित्सा से संबंधित एविडेंस बेस्ड केसेस का प्रेजेंटेशन करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र, आज हमें ज्वाइन करने के लिए इस पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर विजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे, और हम आपसे एक अच्छे उत्तर की उम्मीद करते हैं ताकि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को समझ आ पाए कि ये डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है और उसका क्या जीवन शैली पे क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। क्या आप एक सरल और स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? डॉक्टर जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर हम डायबिटीज की चर्चा करें तो आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या को अगर हम समझें तो रक्त में शुगर की बढ़ी हुई मात्रा जो उसकी सामान्य मात्रा से ज्यादा हो जाती है, इसी को हम मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की चर्चा करें तो उसको जानने से पहले हमें इंसुलिन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को कम करता है। और इसके लिए हमें इंसुलिन के फंक्शन या उसकी कार्यशैली को भी जानना बहुत जरूरी है। इंसुलिन किस प्रकार शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, अगर हम इसकी चर्चा करें, 4 ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इंसुलिन शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को ब्लड में कम करता है। तो सबसे पहली चीज है वो ये कि शरीर के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट सेल और एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट सेल। जो इंसुलिन डिपेंडेंट सेल होती हैं उन कोशिकाओं में इंसुलिन शुगर को अंदर पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप वो कोशिकाएं अपने कार्य को प्रतिपादित करती हैं, उन कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है और शरीर के संचालन के लिए, शरीर के कार्य के लिए, सभी तरह की कार्य प्रणाली के लिए एनर्जी का होना परम आवश्यक है। और वो एनर्जी कोशिकाओं को ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज उन कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन की वजह से ही जाता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसको भी हमें समझना होगा। अगर हम इंसुलिन के फंक्शन की चर्चा करते हैं तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर से जाकर के कोशिकाओं में जुड़ता है। अगर रिसेप्टर को हम समझना चाहे तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर इंसुलिन एक चाबी है तो रिसेप्टर एक तरह का ताला जो हर कोशिका के ऊपर होता है, और ये इंसुलिन उस ताले या उस रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है। जैसे ही इंसुलिन उस रिसेप्टर या ताले से जुड़ता है, उसके बगल में एक चैनल होता है या एक दरवाजा होता है, उससे ग्लूकोज उस कोशिका के अंदर जाता है। तो जैसे ही वो उस रिसेप्टर या ताले से जुड़ता है, इंसुलिन रूपी चाबी, वैसे ही तुरंत वो चैनल ग्लूकोज का खुल जाता है। और जैसे ही वो ग्लूकोज का चैनल या दरवाजा जो कोशिका के ऊपर है वो खुलता है, ग्लूकोज उस कोशिका के अंदर चला जाता है और इस प्रकार कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है और कोशिकाएं अपना कार्य संपादित करती हैं। ये तो पहला कार्य हो गया जो इंसुलिन करता है, और इस कार्य के फलस्वरूप न सिर्फ वो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज की सप्लाई कराता है, अपितु वो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अगर हम इसके दूसरे कार्य की चर्चा करें तो जब भी हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, सामान्य से ज्यादा हो जाती है, उस अवस्था में इंसुलिन जो है वो शुगर को लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। सिर्फ लीवर के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरी कोशिकाओं में भी वो शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है और इस प्रकार वो शुगर की बढ़ी हुई मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसके तीसरे फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन ग्लूकोज का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ग्लूकोज का उपयोग है उसको बढ़ा देता है, और ग्लूकोज का जब उपयोग होने लगता है
तो ग्लूकोज की मात्रा जो है कम होकर के नियंत्रित होने लगती है। और चौथा फंक्शन जो इंसुलिन का ग्लूकोज के ऊपर होता है वो ये होता है कि वो प्रोटीन और फैट यानी कि वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होने देता। इस प्रक्रिया को यानी कि ग्लूकोज का निर्माण प्रोटीन और फैट इससे अगर हो तो इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। और इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट कर देता है। इस प्रकार जो रक्त है उसमें शुगर की मात्रा नियंत्रित हो जाती है, वो बढ़ने नहीं पाती है। तो इन 4 माध्यमों से इंसुलिन जो है शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या हो अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में होने के बाद भी शुगर की मात्रा नियंत्रित न हो पाए? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस को समझने के लिए हमको समझना होगा वाटर रेसिस्टेंस क्या होता है। जब भी हम कोई घड़ी खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है वाटर रेसिस्टेंस। इसका मतलब होता है उस घड़ी पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार अगर शरीर के संदर्भ में देखा जाए तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोशिका पर इंसुलिन का कोई भी प्रभाव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी इंसुलिन कोशिका पर अपने रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है या अपने ताले से जुड़ता है तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है। यानी कि इंसुलिन के उस कोशिका तक जाने के बाद भी जो ग्लूकोज का चैनल या ग्लूकोज का जो दरवाजा कोशिका के ऊपर होता है वो खुलता ही नहीं है। और नहीं खुलने की वजह से जो ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर ही नहीं जा पाता। यानी कि इंसुलिन के होने के बाद भी कोशिकाओं को ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती है। फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं और इस तरह के डायबिटीज को हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। बहुत ही अच्छा डॉक्टर विजेंद्र, आपने बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाया कि डायबिटीज और डायबिटीज टाइप 2 या मधुमेह क्या होता है। बहुत ही धन्यवाद। क्या आप दर्शकों को ये भी बताएंगे कि जीवन शैली का, जैसे डाइट, नींद, एक्सरसाइज या मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है डायबिटीज से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा रिलेशन है। जीवन शैली को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है खान पान का स्तर, दूसरा है शारीरिक स्तर और तीसरा है मानसिक स्तर। अगर हम खान पान के स्तर की चर्चा करें तो आज हम बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बल्क मात्रा में फैटी फूड, रिच फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, टिकिया, चाट, फुल्की और इस तरह का भोजन हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और हम बहुत भरपूर मात्रा में, चूंकि इसमें स्वाद होता है तो भरपूर मात्रा में हम इसका सेवन करते हैं। लेकिन ये हमारे जीभ को तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा में हम इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो इंसुलिन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। हम लगातार कुछ न कुछ खा रहे हैं, शुगर की मात्रा लगातार बढ़ रही है और उसको कम करने के लिए इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ रही है और उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक समय के बाद यही काम करते 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 शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। इस प्रक्रिया में काफी लंबा अरसा लगता है। लेकिन अगर हम खान पान की इन आदतों के साथ चलते हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की तो निश्चित तौर पर हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर दूसरे स्तर की चर्चा की जाए तो वो है शारीरिक स्तर। आज आप देखें तो जो जीवन शैली हम सबकी हो गई है, जो ऑफिस वर्क है या फिर हम कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी हम कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी कार्यों में ज्यादातर कार्य बैठ के करने वाले हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ, मुझे लगातार बैठना पड़ता है। एक शिक्षक को भी बैठ करके पढ़ाना पड़ता है। एक ऑफिशियल वर्क भी बैठ करके ही होता है। जितने भी ऑफिशियल जॉब हैं उन सभी में हमें बैठ करके ही अपने कार्य को संपादित करना। और ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं लगातार बैठने की वजह से हम जो जीवन शैली जीते हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, यानी कि आराम तलब जीवन। हम सारा कार्य जो है बैठ करके करते हैं और कहीं ना कहीं हम योग से, प्राणायाम से, एक्सरसाइज से मीलों दूर चलते चले जा रहे हैं। और जब कभी भी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और दूसरी तरफ हम जंक फूड और इस तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे
तो हमारा शुगर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाने की वजह से जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसकी बर्निंग है, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। फलस्वरूप शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और उसको कम करने के लिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को आमंत्रण दे पाएंगे। अगर हम तीसरे स्तर की चर्चा करें तो वो है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है और आज के इस कार्य प्रणाली में, आज की इस जीवन शैली में शायद ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको अपनी गिरफ्त में लेते चली जा रही है। हर व्यक्ति, पूरे विश्व का लगभग हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तनाव से या स्ट्रेस से प्रभावित है। स्ट्रेस सामान्य तौर पर दो तरह का होता है, नकारात्मक तनाव और सकारात्मक तनाव। अगर हम सकारात्मक तनाव की बात करें तो ऐसा तनाव जिस पर हम हावी हो जाते हैं, ये हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वही नकारात्मक तनाव ऐसा होता है जब तनाव हम पर हावी हो जाता है, और निश्चित तौर पर जब तनाव हम पर हावी हो जाता है तो वो हमें गर्त की तरफ, बीमारियों की तरफ लेकर के चला जाता है। आज हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है। किसी को अपने ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को अपनी शिक्षा का स्ट्रेस है, किसी को आर्थिक स्ट्रेस है, किसी को सामाजिक स्ट्रेस है। किसी न किसी रूप में हम तनाव से प्रभावित हैं और जब हम तनाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, उनका जो स्राव है वो बढ़ने लगता है। और अगर ये स्राव लंबे समय तक, यानी अगर तनाव बहुत लंबे समय का हो और ये स्राव अगर लंबे समय तक रहे, तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो एंटी इंसुलिन हार्मोन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं। वो फैट से और प्रोटीन को तोड़ करके शुगर को ब्लड के अंदर ले आते हैं। वो शुगर का जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। यही नहीं, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारा शुगर स्टोर है लीवर में और अन्य कोशिकाओं में, वो उसको तोड़ करके वापस ब्लड के अंदर ले आते हैं और इस प्रकार वो शुगर की मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो लगातार अगर किसी व्यक्ति को तनाव है और वो नकारात्मक तनाव है जिससे वो पूरी तरह से प्रभावित है, तो एक समय ऐसा आता है जब उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। इसीलिए इन तीनों स्तर पे हमें काम करने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं हमारी जो ये बदलती हुई जीवन शैली है, ये निश्चित तौर पर हमें बहुत सारे रोगों की तरफ मोड़ रही है, उसकी तरफ अग्रसरित कर रही है। उसमें से एक रोग जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। मुझे लगता है डॉक्टर विजेंद्र की लोगों को ये समझ में आएगा कि सादा जीवन उच्च विचार कितना महत्वपूर्ण है और जो हमारी संस्कृति भी रही है। असाधारण भोजन, नियमित व्यायाम और तनाव रहित जीवन से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए। मैं ये भी जानना चाहूँगी अपने श्रोताओं के लिए कि कौन सी कॉमन कमोबिडिटीज हैं जो आप हाईलाइट करेंगे या आप बताएंगे, जिसके बारे में श्रोताओं को या डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत ही अवगत रहना चाहिए। कौन से सिम्टम्स भी हैं जिसके लिए उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए डायबिटीज होने पे? देखिए, अगर कोमॉर्बिडिटी की बात अगर की जाए तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको डायबिटीज प्रभावित न करता हो। शरीर के हर अंग को प्रभावित करने की क्षमता डायबिटीज में होती है। अगर हम इस रोग को आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारे शरीर के बहुत ही वाइटल अंगों को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हमारे शरीर का है वो है हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति पक्षाघात या पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक से प्रभावित होने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम एक आम व्यक्ति से उसकी तुलना करें तो वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज है उसको पैरालिसिस होने की संभावना ज्यादा होती है, उसको स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यही नहीं, नसों में सुन्नपन भी होने लगता है और न्यूरोपैथी की कंडीशन भी डेवलप होने लगती है। अगर हम हृदय की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी और बहुत ही खतरनाक बीमारी वो है मायोकार्डियल इंफाक्शन।
अगर उसको आम जनमानस में बोला जाए तो उसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति जिसको शुगर की बीमारी है, उसको हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके कारण की चर्चा करें कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो शुगर की बढ़ी हुई मात्रा धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और इसकी वजह से धमनियां संकीर्ण हो जाती हैं, अंदर से पतली हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। और हृदय को जो स्वयं की ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तो कोरोनरी आर्टरियां जो है वो संकीर्ण हो जाती हैं, अंदर से उनका डायमीटर बहुत कम हो जाता है और डायमीटर कम होने की वजह से उसके अंदर थक्का बनने की संभावना भी बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप हृदय में पूरी तरीके से जो सर्कुलेशन है वो बाधित हो जाता है और वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं और इस मरने की प्रक्रिया को ही इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इन्फेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं मरने लगती हैं और अगर ये चीज हृदय में हो रही है तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है और आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। तो डायबिटीज के रोगियों को हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर आम रोगियों से या आम लोगों से उसकी तुलना की जाए तो। यही नहीं, ये हमारी किडनी को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, उसके फंक्शन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है और वो मरीज को किडनी फेल्योर की संभावना या क्रोनिक रीनल फेल्योर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही नहीं, ये हमारी आंखों को भी नहीं छोड़ता। अगर हम शुगर के लेवल को कंट्रोल ना करें और लंबे समय तक अगर हमें ये रोग है, यानी कि अगर हम डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और हमारा जो शुगर का लेवल है वो अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, वैसी अवस्था में ये हमारी रोशनी को प्रभावित कर सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के माध्यम से ये हमारी रोशनी को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को शुगर की शिकायत है तो उसे बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर होता है। शुरुआत में इसके लक्षण उतने अच्छी तरीके से पता नहीं चलते और वो हमको बहुत ज्यादा प्रभावित भी नहीं करते और इस वजह से हम इस रोग को बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ये जो वाइटल ऑर्गन्स है जिसकी हमने अभी चर्चा की है, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा किडनी और हमारी आंखें और भी जितने भी अंग है शरीर के, वो सभी प्रभावित होने लगते हैं और अंत में जाकर के कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम या फिर ये सारे ऑर्गन कहीं ना कहीं फेल होने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होती है। तो इन सारी कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए और अगर ये रोग हो जाता है तो उसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र। इससे समझ में आता है कि डायबिटीज कितना प्रभावित कर सकता है शरीर को और सारे ही ऑर्गन्स को। आजकल एक और शब्द सुनने में आता है, प्री डायबिटीज। क्या आप श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि प्री डायबिटीज क्या है और प्री डायबिटिक मरीजों को डायबिटिक बनने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बड़ा ही बुनियादी सवाल है और ऐसा सवाल है निश्चित तौर पर जिसको हम और ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर हम प्री डायबिटीज की चर्चा करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है अगर उसको तोड़ा जाए, उसका संधि विच्छेद किया जाए तो प्री एंड डायबिटीज यानी कि डायबिटीज के पहले की अवस्था। अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें तो हेल्थ और डायबिटीज के जो बीच की अवस्था है उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ये है क्या? प्री डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि उसको डायबिटीज के रूप में कंसीडर किया जा सके और उस समय इंसुलिन रेसिस्टेंस भी नहीं होता है, तो उस अवस्था को प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, सांख्यिकी के आधार पर देखा जाए, तो अगर फास्टिंग जो हमारा शुगर लेवल है अगर वो 100 से 125 हो और अगर पीपी यानी कि खाने के बाद जो हम शुगर का टेस्ट कराते हैं अगर वो 140 से लेकर के 199 यानी कि 200 के अंदर हो और इसके साथ HbA1c अगर इसका जो लेवल हो वो 5.7 से लेकर के 6.5 के बीच में हो, तो हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति को प्री डायबिटिक कंडीशन है, उसको बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है वैसी अवस्था में निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे हमारे सभी अंगों को प्रभावित करता है और डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि बिना आप जाने ये आपके शरीर में बहुत ही ऐसे परिवर्तन कर देता है जो बाद में जाकर के गंभीर बीमारी के रूप में आपके सामने
प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में निश्चित तौर पर अगर हम अपने शुगर को थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाते हैं तो वहीं पर हमें कुछ बुनियादी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर हम उन कुछ विशेष चीजों पर ध्यान दें तो प्री डायबिटिक कंडीशन से हम वापस हेल्थ की तरफ आसानी से जा सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमें अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, यानी कि हर तरह के जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड, रिच फूड, इन सब से हमें दूरी बना करके रखनी होगी। इसके साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमें नियमित प्राणायाम, व्यायाम और एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सर्शन करना चाहिए, जिससे हम ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा सके। इसके साथ जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम अपने मानसिक लेवल पे काम करें, अपने मन को नियंत्रित करें, अपने मेंटल हेल्थ की जो है उसकी व्यवस्था करें, यानी कि कोई भी तनाव जिससे हम सफर करते हैं उस तनाव को सकारात्मक रूप से लें और ये समझे कि अगर जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो वो हमें और मजबूत करने के लिए आ रही है। ये सोच करके अगर हम किसी कठिनाई का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगर उसका विजय प्राप्त नहीं भी कर पाए तो उसे लड़ने में सक्षम होंगे और वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। और जो दो बुनियादी चीजें हमने देखी, यानी कि अच्छा खान पान और एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, ये चीजें भी हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाती हैं और हमें सकारात्मक बनाती है। हमारा एटीट्यूड जो है वो सकारात्मक बनता है। किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी हम पॉजिटिव बन करके रह सकते हैं। चौथी चीज है वो है कि हम अगर किसी तरह का नशा करते हैं, खासतौर पे अगर हम स्मोकिंग करते हैं, तो हमें स्मोकिंग को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्मोक करता है उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। अगर हम डायबिटीज के संदर्भ में देखें तो स्मोकिंग करने से एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल जो धमनियों में इकट्ठा होकर के उनको पतला बना देता है, अंदर से संकीर्ण कर देता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। यही नहीं, स्मोकिंग जो है वो इंसुलिन के एक्शन को भी प्रभावित करता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उसको पूरी तरीके से छोड़ने की आवश्यकता है। तो इन सारी बुनियादी चीजों को अगर हम देखते हैं और क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है, इस पर भी विशेष ध्यान देते हैं, फाइबर युक्त आहार लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम प्री डायबिटिक कंडीशन को छोड़ करके यू टर्न लेकर के हेल्थ की तरफ मुड़ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र। इससे भी श्रोताओं को बहुत फायदा मिलेगा और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, आशा करते हैं कि वो हेल्थ की तरफ यू टर्न ले पाए। एक और सवाल था श्रोताओं के लिए कि आपके अनुभव में डायबिटीज से रिलेटेड क्या गलत फहमियां हैं जो समाज में प्रचलित हैं या फिर मिथ्या जिसको बोलते हैं, तो अगर आप एक दो चार उदाहरण दे पाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगर हम मिसकॉन्सेप्शन की बात करें या मिथ्या की बात करें तो हर बीमारियों में ये चीजें पाई जाती हैं और डायबिटीज में भी ये है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, तो मुझे तो शुगर हो ही नहीं सकता, जबकि बिल्कुल गलत है। मिठाई अगर कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है उसको भी शुगर होने की संभावना रहती है। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जी मैं तो बहुत मिठाई खाता हूँ, मुझे तो शुगर हो जाएगा। यह भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जो बहुत मिठाई खा रहा है उसको शुगर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल मिठाई नहीं खा रहा है उसको शुगर नहीं होगा, यह भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक और चीज कही जाती है कि मेरे परिवार में तो किसी को शुगर है ही नहीं, तो मुझे कैसे हो सकता है। यह भी निश्चित तौर पर एक मिसकॉन्सेप्शन है। परिवार में अगर हिस्ट्री होती है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति प्रोन होता है डायबिटीज से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी उसके पिता या उसकी माताजी या उसके दादाजी को अगर शुगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को शुगर नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर हो सकता है। जो बुनियादी चीजें हमने पहले बात की हैं, जो जीवन शैली की हमने बात की है, अगर वो जीवन शैली उस व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ये मायने नहीं रखता कि उसके परिवार में शुगर की हिस्ट्री है या नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि वो बिल्कुल मिठाई नहीं खाता है। अगर उसकी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर पर उसको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मूलभूत रूप से ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो मिसकॉन्सेप्शन है जो लोगों के दिमाग में होते हैं। निश्चित तौर पर इसको दूर करने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर विजेंद्र। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि
आपने अभी ऑलरेडी इसको मेंशन किया है, परिवार के लोगों का क्या योगदान होता है या क्या रोल प्ले कर सकते हैं वो एक डायबिटीज के मरीज की देखभाल करने में या उनके जीवन शैली को सुधारने में? जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए। जैसे ये आप देख रही हैं, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर हम किसी एक उंगली को लें, उससे किसी चीज को तोड़ने का प्रयास करें तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसको हम पूरी 5 उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बना करके उस पर प्रहार करें तो उस पर निश्चित तौर पर हम एक इम्पैक्ट डालने में सफल हो सकते हैं। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। परिवार का रोल बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं इस डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। जैसे कि हमने चर्चा की कि जीवन शैली को बदलना है, खान पान को बदलना है, तो निश्चित तौर पर अगर परिवार का सपोर्ट रहता है तो हमें समय पे भोजन और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपने बड़ों से इसका निर्देश भी मिलता है और उनके रेगुलर सुपरविजन में हम रहते हैं। रेगुलर सुपरविजन में रहने की वजह से हम इन चीजों को फॉलो कर पाते, इसका पालन कर पाते हैं। यही नहीं, कोई भी जब रोग आता है तो उसके साथ उसका भय भी आता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भय आता है मन में, क्या होगा। ऐसी अवस्था में जब हमारे बड़े, हमारे परिवार के जो दूसरे जन हैं, जब हमें वो प्रोत्साहित करते हैं और हमें इंकरेज करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका सामना करना है, इससे लड़ना है और मूलभूत चीजें जो इसके लिए आवश्यक है उसको फॉलो करना है। जब इस तरह का सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट मिलता है तो हम किसी भी रोग को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। सिर्फ रोग ही नहीं, अपितु अगर परिवार का सपोर्ट होता है तो जीवन में आने वाले किसी भी कठिनाई को हम बहुत ही सकारात्मक रूप से देख पाते हैं और उसको हल भी कर पाते हैं। इसीलिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है, मानसिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी। शारीरिक स्तर का तात्पर्य यह है कि वो हम सुबह उठते हैं, हम सुबह एक्सरसाइज करना है, सुबह व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। निश्चित तौर पर हमारे बड़े जब हमें बोलते हैं कि भाई उठो और समय पर जगो, समय पर दौड़ो, खेलो कूदो, ये सारी चीजें जब हमें वो प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हमें इंकरेज करते हैं तो हम इस कार्य को आसानी से कर पाते हैं। और अगर हम खान पान के स्तर पर देखें तो सही भोजन क्या होता है, निश्चित तौर पर उनके निर्देश में हम सही खान पान के साथ साथ और सारी चीजों को सही करते हुए इस रोग से लड़ पाते हैं बेहतर तरीके से। इसलिए परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि डायबिटीज मैनेजमेंट का क्या भविष्य है और आज की आधुनिक तकनीक उसमें कैसे योगदान कर सकती है, कैसे एक मरीज की मदद कर सकती है अपना डायबिटीज मैनेज करने में? मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आधुनिकता तो हमेशा मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जैसे जैसे हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी रोग को जल्दी समझने में, उसके इलाज में, उसके मैनेजमेंट में हमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे अगर कोई ऐसा ऐप हो जिसके माध्यम से हम डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए जिससे वो मरीज निरंतर उस संबंधित चिकित्सक को अपनी जानकारी दे पाए, जो उसके शरीर में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं और बाकी जितनी भी चीजें हैं शुगर से रिलेटेड, जैसे शुगर का लेवल क्या है, एक निश्चित समय अंतराल पर अगर हम उसकी जानकारी उस चिकित्सक को दे पाते हैं और उसके साथ साथ अगर शरीर में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो उस डॉक्टर को बताना आवश्यक है, तो इस ऐप के माध्यम से हम उस चिकित्सक को वो बता पाते हैं और वो डॉक्टर जो है अपने सुपरविजन में अगर कोई आवश्यक सलाह है तो वो तुरंत उस व्यक्ति को दे पाता है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर समय से पहले ही किसी भी ऐसी घटना जो कि आगे बढ़ करके हमें परेशान कर सकती है, उसका समय से पहले ही निदान हो जाता है। और जहां तक मुझे पता है कि आपकी संस्था वी केयर डेनमार्क में बहुत अच्छा काम कर रही है और शायद इसी तर्ज पे कर रही है, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है और मरीज जो है अपनी सारी समस्याएं चिकित्सक को एक निश्चित समय पर बता पा रहा है और वो चिकित्सक अपने निर्देशन में, अपने सानिध्य में एक सही सलाह के साथ उन समस्याओं का हल भी निकाल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और मरीज और डॉक्टर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए, जिससे कि मरीज डॉक्टर से हमेशा जुड़ा हुआ रहे और किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना कर पाए और अपनी हर चीज को, हर वाइटल्स को डॉक्टर को एक निश्चित समय अंतराल पर बता पाए, तो शायद इस रोग को हम अगले चरण में जाने से रोक सकते हैं।
ये मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि आपके राय में डायबिटीज़ मैनेजमेंट का सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट क्या है? क्या आपको उत्साहित करता है अपने मरीजों को देखने के लिए? आप अगर सुबह उठते हैं तो आप किस चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं डॉक्टर विजेंद्र अपने दिन में, अपने एक रेगुलर दिनचर्या में? अगर ये प्रश्न जो हम मुझसे पूछा गया है, ये सिर्फ डायबिटीज के संदर्भ में ही नहीं है, ये हर बीमारी के संदर्भ में है। और ये मैं सभी चिकित्सकों के बिहाफ में बोलना चाहूंगा कि चिकित्सकों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है, क्योंकि वो कोई भी रोगी का जो रोग है उसको हरते हैं। और जो ईश्वर ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है पूरे विश्व में, उसको ठीक करने का जो हमें एक अवसर मिला है, जो एक ज्ञान मिला है, उसके माध्यम से जब हमें ऐसा महसूस होता है सुबह उठने के बाद कि कोई न कोई रोगी जो हमारे क्लिनिक में आएगा, कोई दुख दर्द लेकर के आएगा और अपनी दवाइयों के माध्यम से हम उसके रोग को दूर कर पाएंगे। निश्चित तौर पर सभी चिकित्सक सभी रोग नहीं ठीक कर सकते, लेकिन एक चिकित्सक की सही सलाह भी उस दवा से कम नहीं होती है। तो जब भी कोई रोगी आता है और हम अगर उसका कष्ट हरने में, उसके रोग को दूर करने में, उसको सही सलाह देने में जब सक्षम होते हैं, तो बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सक बन करके शायद ईश्वर ने हमें एक ऐसा उपहार दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और निश्चित तौर पर कोई दूसरा ऐसा कार्य जो इतना पवित्र नहीं हो सकता, जिसमें आपको इतना सम्मान भी मिलता है और आपको ये मौका मिलता है कि अपनी ज्ञान के माध्यम से, अपनी चिकित्सा के माध्यम से आप पूरे समाज को स्वस्थ बना पाए। जी बिल्कुल, और धन्यवाद ये मेंशन करने के लिए डॉक्टर विजेंद्र, क्योंकि हमारा वीकेयर डेनमार्क में हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक डॉक्टर मरीजों की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर पाए और उनको समय से पहले उनको निर्देशित कर सकें कि वो कैसे रोग को अगले चरण में पहुंचने से बच पाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का, क्या आप अपने हमारे अगले एपिसोड्स के लिए 3 टॉपिक्स या चैलेंजेस आप बताएंगे जो कि हमारे अगले अतिथि पॉडकास्ट में जिसके बारे में बात कर सकें? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। और अगर शुरुआत की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है कि हार्ट अटैक ये एक ऐसा रोग है जिसकी जो अगर हम इंसिडेंस कहें वो बढ़ती चली जा रही है। आज समाज में काफी सारे ऐसे मरीज आते हैं, अगर हम पुराने टिकट से तुलना करें, पुराने दशकों से तुलना करें, तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हार्ट अटैक पे चर्चा होनी चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लक्षण ऐसे क्या हैं जो मरीज तुरंत पहचान ले और तुरंत चिकित्सक के पास जाए, क्योंकि इसमें एक गोल्डन पीरियड होता है। अगर शुरुआती घंटों में हमें ट्रीटमेंट या हमें मेडिसिन मिल जाती है तो आगे आने वाली समस्याओं में जो भी समस्याएं हमको जो बहुत ही ज्यादा मॉर्बिडिटी क्रिएट कर सकती हैं या वो मरीज के जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उन सभी से हम बच सकते हैं। जो दूसरा रोग है वो है स्ट्रोक। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि ब्रेन हैमरेज बहुत ज्यादा मात्रा में अब होता है, और पहले तो ये 70 साल के बाद ज्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन अब 40 साल के बाद भी इसके रोगी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ब्रेन हैमरेज को कैसे पहचाने। ऐसे कोई लक्षण होते हैं क्या जो ब्रेन हैमरेज के कुछ समय पहले या कुछ घंटे पहले मरीज में आने लगते हैं? किस तरीके से मरीज उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और कैसे तुरंत चिकित्सीय सलाह लेकर के वो जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रोक सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल डिजीज पे हमें सबसे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेंटल डिजीज ही हैं जो हमें स्ट्रोक की तरफ, जो हमें डायबिटीज की तरफ, जो हमें हाइपरटेंशन की तरफ, जो हमें हृदय रोग की तरफ अग्रसरित कर रही हैं। तो इस पर भी एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक चर्चा में ये संभव नहीं होगा। इस पर लगातार अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा लगातार चर्चा होनी चाहिए। लगातार नई नई चीजें जब आएंगी तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हमें समाज को हमें प्रेरित करना है कि वो अपने रोगों को समझ पाए, उनको अपने रोग का ज्ञान हो, और
अगर कहीं पर भी वो इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखते हैं जिनको अगर पकड़ लिया जाए, को अगर समझ लिया जाए, तो उस रोग के आगे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रोका जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी विजय होगी। तो डॉक्टर विजेंद्र, इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए इतना अच्छा अपने ओपिनियंस प्रस्तुत किए, अपनी सलाह प्रस्तुत की, और मुझे लगता है कि इससे हमारे श्रोताओं को बहुत ही फ़ायदा होगा। और हम आपको डेफिनेटली अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में भी आमंत्रित करेंगे, जब हम इन विषयों में से जिसमें से आपने एक सजेस्ट किया है उनको हम और जूम करके उनके ऊपर और नज़दीकी से देखेंगे और आपसे भी चर्चा करेंगे अपने दूसरे अतिथियों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।